ओके स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर हम देखते हैं तो कार्बन 1 से लेकर कार्बन 9 तक के जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, वो कैसे होते हैं? दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ तक के जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, और उनकी जो स्मेल है वो अनप्लीजेंट होती है कि दे हैव अनप्लीजेंट स्मेल। बट जैसे ही कार्बन 9 से ऊपर के जो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो वैक्स लाइक सॉलिड होते हैं और उनमें कोई स्मेल ही नहीं होती, दे आर ऑडरलेस। ठीक है, सो दे आर लिक्विड एंड दे हैव अनप्लीजेंट स्मेल। पर जो हायर कार्बन है C9 से ऊपर है ना, उनके जो एसिड है वो क्या होते हैं? वैक्स लाइक सॉलिड एंड दे आर ऑर्डरलेस। अब जो इम्पॉर्टेंट बात आती है वो है इनके बॉइलिंग पॉइंट की। ठीक है, सो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट है इट इज़ मोर देन द एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड एल्कोहल ऑफ द कंपैरेबल एटॉमिक मासेस, मॉलिक्यूलर मासेस। सो लिख लो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड is more than aldehyde, ketones and alcohol of comparable molecular mass. अब इसके दो रीज़न है, ड्यू टू लिख लो, ड्यू टू। फर्स्ट रीज़न इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहला रीज़न क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनमें ये क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। जैसे कि एक ले लो इस तरीके से, ठीक है, तो ये इनके बीच क्या बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ठीक है, सो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जिसकी वजह से उनके जो एटम्स हैं वो पास पास रहते हैं, लिक्विड फॉर्म में है ना, इसलिए वो क्या है, उनमें ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है। और दूसरा रीज़न है कि ये हमेशा डाइमर के फॉर्म में रहते हैं। अब देखो ये क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं एक दूसरे के काफ़ी पास आ जाते हैं और ये हमेशा कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? डाइमर के फॉर्म में। तो पहला तो रीज़न है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा लिख लो, दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन डाइमर even in the vapor phase। ये हाइड्रोजन बॉन्ड का डायग्राम भी बना लो आप, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो ये डाइमर है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी शो कर रहा है और ये क्या है? डाइमर भी शो कर रहा है कि दो मॉलिक्यूल्स क्या है, एक दूसरे के पास पास हैं, उनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स है, तो डाइमर के फॉर्म में होते हैं ये। लिख लिए? तो अब कंपैरिजन करेंगे अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट का। शायद बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है क्या इसका? नहीं दिया है। तो लिख ही लो आप लोग। अगर आप कंपेयर करोगे एसिटिक एसिड, प्रोपाइल अल्कोहल, एसीटोन, लिख लो, compare the boiling point of following, compare the boiling point of the following, compare the boiling point of the following। क्या क्या लिख लिए हैं? एसिटिक एसिड, एसीटोन, प्रोपेनल और फोर्थ है प्रोपाइल अल्कोहल। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और किसका सबसे कम होगा? एसिटिक एसिड का ज़्यादा होगा। हाँ, फिर सब कंपैरिजन करना है, उनको ऑर्डर करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा? एसिटिक एसिड का ना, जैसे अभी मैंने स्टेटमेंट लिखा है कि एसिटिक एसिड का सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद किसका होगा? अल्कोहल का, है ना।
अल्कोहल का ज़्यादा होता है क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, एसीटोन में नहीं होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। उनमें क्या होता है, एसीटोन में हमने क्या पढ़ा था, उनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। एसीटोन और एल्डिहाइड में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पढ़ा था हमने, है ना। जबकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा पावरफुल होता है एज कम्पेयर टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। सो एसिटिक एसिड होगा, फिर क्या होगा, अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक। अब उसके बाद प्रोपेनल होगा, उसके बाद एसीटोन होगा। अब इनकी कंपेयर करते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी पे, ये वाटर सॉल्युबल हैं कि नहीं। तो आपको क्या लगता है वाटर में सॉल्युबल होंगे कि नहीं, है ना। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं इसलिए दे आर सॉल्युबल इन वाटर, बट अप टू ओनली कार्बन नंबर 4 तक, ठीक है। उसके हायर जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, वो किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड में ही क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे क्या है, बेंजीन हो गया या फिर अल्कोहल या क्लोरोफॉर्म, उनमें ही क्या होंगे, ये सॉल्युबल होंगे, ठीक है। सो आप इसको बुक से ही पढ़ लेना कि अप टू नंबर कार्बन 4 दे आर सॉल्युबल इन वाटर, बट उसके बाद जो है दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर आपका लिखा हुआ है, ठीक है। और किस में वो लोग सॉल्युबल है वो भी सब लिखा हुआ है, ठीक। तो ये आप लोग पढ़ लेना। अब हम लोग आते हैं केमिकल रिएक्शंस पे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड नाम पे ही एसिड है, मतलब वो क्या है, एसिडिक है। आप लोगों को याद है अल्कोहल में भी हमने उसकी एसिडिटी देखी थी कि अल्कोहल एसिड होते हैं। तो कौन से रिएक्शन से पता चलता था कि अल्कोहल जो है वो एसिड है, किसके साथ रिएक्शन कराया था तब हमको पता चला था कि अल्कोहल जो है एसिड की तरह बिहेव करते हैं, याद है। अल्कोहल का देखो, जब किसी भी एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन कराते हो तो कौन सी गैस निकलती है, H2 गैस निकलती है ना। अगर आप एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन कराओगे तो H2 गैस निकलती है। तो हमने देखा था अल्कोहल भी अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस निकलती है, H2 गैस निकलती है, जो उसकी एसिडिक बिहेवियर को शो करता है। सेम उसी तरीके जो एसिडिक एसिड हैं वो भी मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या निकालते हैं, H2 गैस लिबरेट करते हैं और क्या बनाएंगे, एक सॉल्ट बनाएंगे, एसिड सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है। सो लिख लो रिएक्शंस विथ एसिडिटी, हेडिंग डालो एसिडिटी। इसमें फर्स्ट है रिएक्शन विथ मेटल्स। सो कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है उस अगर वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, एक मेटल सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, ठीक है। तो ये बन गया सोडियम एसीटेट। अच्छा, अब ये एसिड है तो एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, बेस के साथ, और एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, अगेन सॉल्ट एंड वाटर। तो लिख लो एक रिएक्शन, एसिड का रिएक्शन किसी बेस से करा लो, क्या लोगे, NaOH लो, KOH लो, कुछ भी ले लो। तो क्या बनेगा आपका, एक सॉल्ट और वाटर। तो क्या सॉल्ट बनेगा, सेम सॉल्ट बनेगा, और क्या बनेगा, वाटर। सो लिख लो उसको भी। एक थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के डिटेक्शन में यूज़ होता है। जो अल्कोहल्स होते हैं ना, दे डू नॉट रिएक्ट विथ वीक बेस। जैसे कि ये तो NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अल्कोहल भी रिएक्ट करता है और सॉल्ट और क्या निकालता है, वाटर, ठीक। बट जो ये एसिड है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वीक बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और उसके साथ भी रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और सॉल्ट बनाता है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जो अल्कोहल है, फिनॉल्स हैं, वो जो है सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे वीक बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सो यही रिएक्शन दोनों में डिफरेंशिएट करेगा, किसमें किसमें, अल्कोहल और
कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो कभी अगर क्वेश्चन आया कि हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या करेंगे, दोनों का हम रिएक्शन किससे कराएंगे, कोई वीक बेस लाइक Na2CO3 या फिर NaSCO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट से या सोडियम बाइकार्बोनेट से दोनों का रिएक्शन कराएंगे। तो जो अल्कोहल है वो इनके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, जबकि एसिड क्या होगा, इनके साथ रिएक्ट करके कौन सी गैस लिबरेट करेगा, CO2। और CO2 का प्रेजेंस हम पता कर सकते हैं, कैसे करते हैं पता CO2 का, लाइम वाटर में डालते हैं। जो भी गैस लिबरेट हो रही है उसको लाइम वाटर में डालोगे तो लाइम वाटर क्या हो जाएगा, मिल्की कलर का हो जाएगा, है ना। तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ से CO2 लिबरेट हो रही है। ये तो अब तक समझ में आ जाना चाहिए CO2 का कैसे पता करते हैं। H2 का पता करने के लिए क्या करते हैं, H2SO4 को नहीं, H2 का पता करने के लिए क्या करते हैं, H2 जो होती है ना कंबस्टिबल गैस होती है, उसके सामने ना अगर कोई माचिस की तिली ला के ना तो पॉप साउंड के साथ वो बर्न होता है ना। माचिस की, हाँ, वो माचिस की तिली आपको लानी है, जली हुई है ना, जली हुई मैच स्टिक लाओगे ना तो वो हाइड्रोजन गैस बर्न होगी पॉप साउंड के साथ, क्योंकि वो कंबस्टिबल गैस है। तो वो हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस के लिए टेस्ट होता है। और CO2 के लिए मिल्क लाइम वाटर में डाल दो, मिल्की कलर का हो जाता है। तो इसका रिएक्शन कराते हैं किससे, हम कोई भी वीक बेस, जैसे कि क्या लिखा है आपकी बुक में, NaSCO3 है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से। तो ये रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, एक सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बन गया सॉल्ट, ठीक है। सो दिस लिख लो, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिटेक्ट दी प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये वाला टेस्ट में लिख लेना, दिस टेस्ट इज यूज्ड टू detect the presence of carboxyl group in an organic compound. हेडिंग डालिए एसिडिक कैरेक्टर। तो कोई भी अगर एसिड होता है तो अगर उसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो कौन सा आयन देगा, H+ आयन देगा, है ना। सो इसका वाटर में डिसॉल्व करा लीजिए। क्या क्या आयन मिलेंगे लिखो तो, एक मिलेगा हाइड्रोनियम आयन और दूसरा क्या मिलेगा, अच्छा ये डबल बॉन्ड तो नहीं है, ठीक है। इसको बोलते हैं कार्बोऑक्सिलेट आयन। लिख लो, नाम याद रहेगा जिससे। अब ये जो कार्बोऑक्सिलेट आयन होता है ये बहुत ही स्टेबल होता है, क्यों, बिकॉज ऑफ दी रेजोनेंस। इसमें रेजोनेंस होगा जिसकी वजह से ये क्या होगा, बहुत ही स्टेबल। तो इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना लो। कैसा बनेगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर, पहले क्या होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा। चलो बना लो अपने अपनी कॉपी में रेजोनेंस स्ट्रक्चर। बन जाएगा ना। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराना है, ये यहाँ और ये यहाँ। इस तरीके से बना है सबका, ठीक है। दो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर 1 है, ये स्ट्रक्चर 2 है।
अब इसका हाइब्रिड बनाना है, तो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? हाँ, डबल बॉन्ड क्या है, दोनों तरफ ही दिखता है हमको, है ना, इस ऑक्सीजन में भी इस ऑक्सीजन में, तो उसको हम क्या करेंगे, डैश लाइन से शो करेंगे। और दोनों में ही आपको नेगेटिव चार्ज भी दिखता है, तो दोनों में पार्शियल नेगेटिव डेल नेगेटिव लगा दो, दिस इज दी हाइब्रिड। इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक, लिख लो, हेडिंग डालो, रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल एंड फिनॉल्स। रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, alcohols and phenol। ओके, सो एल्कोहल, फिनॉल्स और अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो एसिडिक बिहेवियर होता है वो किसका होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का। क्यों? क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनता है इट इज़ हाईली स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से बहुत ही स्टेबल हो जाते हैं। जबकि अगर मैं नॉर्मल अल्कोहल बनाऊं, ठीक है, तो इससे मुझे क्या मिलेगा? इस टाइप का मिलेगा, है ना, H+ आयन अलग होगा। अब ये जो है इसमें तो कोई रेजोनेंस होना नहीं है। अब रेजोनेंस होना नहीं है तो दिस इज नॉट ए स्टेबल वन। जबकि और क्या हो गया पता है, इस R के साथ इस O के साथ एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल का नेचर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। सो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ क्या करेगा? डोनेट करते जाएगा, तो इस पर नेगेटिव चार्ज और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा, तो ये क्या करेगा? H+ को अपनी तरफ लाने के लिए अट्रैक्ट करता रहेगा, ठीक है ना। तो H+ इससे जाके फिर से कनेक्ट हो जाएगा और ROH बन जाएगा। तो इसका जो है ये दिस इज़ नॉट ए स्टेबल वन। दिस ये जो एनायन है ये स्टेबल नहीं है। बट यहाँ पर एनायन स्टेबल है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस, है ना। यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, यहाँ पर डिस्पर्शन, इसी को बोलते हैं हम डिस्पर्शन ऑफ दी चार्जेस। यहाँ पर डिस्पर्शन ऑफ चार्ज हो रहा है जिसकी वजह से किसी एक इलेक्ट्रॉन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव में दोनों में फैल गया है वो। तो यहाँ डिस्पर्शन की वजह से दिस वन इज़ मोर स्टेबल। तो इस पर फिर से H+ आयन जाके अटैच नहीं होगा, तो ये एसिडिक बिहेवियर शो करेगा कि H+ आयन देगा। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है दोनों में बात? वैसे ही हमने फिनॉल में पढ़ा था। फिनॉल भी, क्योंकि फिनॉल में रेजोनेंस होता है ना, इस तरीके से फिनॉल बनता है और यहाँ पर O है, O पे माइनस चार्ज है, तो ये माइनस चार्ज का भी डिस्पर्शन होगा। इसमें क्या हो जाएगा? रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमने बनाया था फिनॉक्साइड आयन का, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ऐसा करके। तो यहाँ भी माइनस चार्ज क्या होता है? डिस्पर्स ही हो जाता है। पर इसमें ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज ये ज़्यादा है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। सो रेजोनेंस की वजह से जो ऑक्सलेट आयन है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है और इसी वजह से हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है। तो कंपेयर समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा हमारा, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो ज़्यादा एसिडिक होगा। उसके बाद क्या होगा? फिनॉल होगा और एल्कोहल लीस्ट स्टेबल होगा, लीस्ट एसिडिक होगा, ठीक है। अब इसका रीज़न जो है आप अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इस पैराग्राफ में देखोगे ना तो यहाँ पर पूरा उसका रीज़न अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पर साइड में लिख दो, रीज़न फॉर दी हायर एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड करके लिख लो, ठीक है। और यहीं से आप पढ़ लेना, मैं नोट्स नहीं बनवा रही हूँ इसके, ठीक है। या फिर आप अपने मॉडर्न ABC की भी देखेंगे तो वहाँ पर भी रिलेटिव स्ट्रेंथ करके पेज नंबर 12/74 में दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें आपको यही लिखना है कि क्या लिखोगे आप, इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है ऑक्सलेट आयन का वो स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस, जबकि हमारा अल्कोहल में कोई रेजोनेंस है ही नहीं। आप ये पूरा बना के दिखाएंगे उसमें, ठीक है। और फिनॉल में भी क्या होता है, रेजोनेंस तो होता है बट उसमें डिस्पर्शन ज़्यादा है, ठीक है। तो उसका दोनों का ही कंपैरिजन आपके यहाँ पर जो बुक है ना मॉडर्न ABC में, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वो पूरा वर्डिंग में अच्छे से लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से भी नोट्स बना सकते हैं, बना लेंगे, ठीक है। तो ये तो हमने कंपैरिजन कर दिया कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल और अल्कोहल। इसमें बहुत टाइप की ना कंपैरिजन है जो एग्ज़ाम में आते हैं। एसिड एसिड का कंपैरिजन है, ठीक है। लाइक मेरे पास है एथिनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, है ना, ब्यूटेनोइक एसिड, इसमें कंपैरिजन करना है, ठीक है। अगर उसमें कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाइक विथड्रॉइंग ग्रुप लाइक क्लोरीन वगैरह अटैच है तो उसकी एसिडिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा,
ऐसे करके बहुत सारे कंपैरिजन है, तो हम एक एक करके देखते हैं। तो अभी पहला कंपैरिजन पढ़ लिए, अब दूसरा कंपैरिजन लिखो। इफेक्ट ऑफ substituents on acid strength of acid। Effect of substituent on acidic strength of acid। तो अगर ये जो इस टाइप का होता है ना, ये वाला, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो क्या होगा, ठीक है, और अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो क्या होगा। ये डैश लाइन है ना, समझ रहे हैं ना, ये रेजोनेंस मैंने बनाया है। सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो क्या होगा भाई, डोनेट करता जाएगा, तो इसमें नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। बढ़ गया मतलब वो H+ आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो बेस बनेगा नहीं, उसका कॉन्जुगेट बेस उतना स्टेबल नहीं रहेगा। पर अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो उसका कॉन्जुगेट बेस बहुत स्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ और खींचेगा, तो उस पर नेगेटिव चार्ज कम होता जाएगा। तो ये अब H+ आयन को उसको नहीं चाहिए, स्टेबल हो चुका है, ठीक है। तो इस केस में कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल रहेगा, समझ रहे हैं। सो ये डायग्राम बना लो और लिख लो। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, सो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप makes the release of H+ ion difficult, presence of EDG intensify the negative charge। समझ में आ गया ना, नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, इंटेंसीफाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते जा रहा है, पहले से ही नेगेटिव है और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए, सो नेगेटिव चार्ज को क्या कर दे रहा है, इंटेंसीफाई कर रहा है। क्लियर हो रहा है ये पॉइंट? इसमें उल्टा होगा, इसमें क्या होगा, EWG makes the easy, डिफ़िकल्ट की जगह हम क्या लिखेंगे, easy, और यहाँ पर था इंटेंसीफाई करता है, जबकि ये क्या करता है, डिस्पर्सल करता है ना। क्लियर हुआ क्या ये दोनों पॉइंट? तो चलो एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। रब करो। लिखो, क्वेश्चन लिखो। Arrange the following in increasing order of their acidity। पहला है फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, टू मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, टू डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, लास्ट है प्रोपेनोइक एसिड। कहाँ अटक गए बोलो? फॉर्मिक एसिड लिख लिया, एसिटिक एसिड लिख लिया, टू डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड लिख लिया, टू मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड लिख लिया, और लास्ट वाला था प्रोपेनोइक एसिड। पहले तो सबको क्या करो, उसका स्ट्रक्चर बनाओ, सबका बना लेंगे। चलिए बनाइए।
कुणाल क्या लिखे फॉर्मिक एसिड का? क्या होता है फॉर्मिक एसिड का? वो स्ट्रक्चर क्या होता है? क्या होता है हर्ष? ओके, एसिटिक एसिड का क्या होता है जितेश? ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या था? 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, यहाँ पर। ओके, ये होगा ना, प्रोपेनोइक एसिड है ना। प्रोपेनोइक एसिड मतलब कितने कार्बन? 3 कार्बन। सेकेंड कार्बन में क्या बोलते हैं? 2 मिथाइल ग्रुप लगाना है। सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल लगा दिए, बाकी की वैलेंसी कंप्लीट कर लो। फोर्थ वाला क्या था? 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, है ना। तो अगेन प्रोपेनोइक एसिड है मतलब 3 कार्बन, आखिरी वाले कार्बन में ऑक्जेलिक एसिड में CH3, इसमें भी CH3 और इसमें H, ठीक है। और लास्ट क्या था? सिंपल प्रोपेनोइक एसिड, तो वो क्या हो जाएगा, है ना। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा। तो मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जिसमें कम होगा वो ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है ना। अभी हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप माइनस साइन को इंटेंसीफाई कर देगा। जितना ज़्यादा EWG रहेगा उतना ज़्यादा वो कम एसिडिक होगा, समझ रहे हैं। तो किसमें आपको दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा एल्काइल ग्रुप है, वो एसिडिक कम है? थर्ड वाले में। तो इसकी एसिडिटी क्या होगी? सबसे कम होगी। सपोज ये A है, ये B है, ये C है, हाँ फर्स्ट की सबसे, और ये E है, तो C की सबसे क्या होगी? कम, क्योंकि जितना एल्काइल ग्रुप उतनी एसिडिटी कम, तो C की सबसे कम होगी। उसके बाद किसकी होगी? उसके बाद D की, है ना। उसके बाद E, उसके बाद A। तो फॉर्मिक एसिड सबसे ज़्यादा क्या होगा? एसिडिक होगा। हाँ है, एंड B, तभी तो उसका एंड स्टिंग कितना ज़्यादा दर्द होता है। ठीक, ये समझ में आ गया। तो अभी हमने देखा कि अगर EWG ग्रुप अटैच हो तो क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। EDG ग्रुप था, ये EDG ग्रुप था। अब हम क्या देखेंगे अगर EWG है तो क्या। तो लिख लो इसमें अगला जो है, अरेंज इन दी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, है ना। इसमें आप लिख लो पहला डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड और क्लोरो एसिटिक एसिड। डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड और क्लोरो एसिटिक एसिड और सिंपल एसिटिक एसिड। डाई, ट्राई और सिंपल क्लोरो एसिटिक एसिड मतलब मोनोक्लोरो एसिड और एसिटिक एसिड। अच्छा, पहले से ही डिक्रीजिंग में नहीं है, पहले तो ट्राई तो सेकंड नंबर पे है ना। हाँ, तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किस में होगा? जिसमें क्लोरीन ज़्यादा है, ठीक है ना, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा। चलो हाँ, ट्राई वाले में सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव है उसको डिस्पर्स कर देंगे, तो वो ज़्यादा स्टेबल एनायन बनाएंगे, ठीक। इस तरीके से है, एक ट्राई है ना। दूसरा क्या है, डाई वाला है एक, ऐसे ही बनेगा। ये B था ना और ये A था, डाइक्लोरो A था और ये B था क्लोरो। तो एक क्लोरीन होगा, बाकी इस तरीके का होगा, और एक सिंपल एसिटिक एसिड था, है ना। तो ये एल्काइल ग्रुप है, ये तो इंटेंसिफाई करेगा नहीं, एसिडिक स्ट्रेंथ को और कम कर देगा। जबकि क्लोरीन क्या होंगे, इस तरीके से -I इफेक्ट दिखाएंगे, और -I इफेक्ट दिखाएंगे इसकी वजह से जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ रहा है उसको कम कर देंगे, वो लोग अपनी तरफ खींच लेंगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। तो माइनस चार्ज जो है ऑक्सीजन पे वो क्या होगा, कम होगा।
तो जितना ज़्यादा क्लोरीन वो उतना ज़्यादा एसिडिक। तो क्लोरीन किस में ज़्यादा है? इस पे ज़्यादा है, तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, ये लास्ट में आएगा। सबसे कम कौन सा होगा? ये वाला। तो डी वाला क्या होगा? सबसे कम। उसके बाद कौन सा होगा? सी। उसके बाद कौन सा होगा? डी। और उसके बाद, सॉरी इसको गलत लगा दिया था, और सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा? ए। समझ में आ रहा है ना? एक और कंपैरिजन दिया है आपकी बुक में, उसको भी देख लेते हैं। स्कोर अप करूं? अच्छा, आपस में हेलोजन में भी कंपेयर कर सकते हैं। अगर सपोज एक एसिड है जिसमें क्लोरीन है, एक एसिड है जिसमें आपका फ्लोरीन लगा हुआ है, एक में ब्रोमीन लगा हुआ है, तो कौन ज़्यादा एसिडिक होगा? जैसे एक ये है ना, CH2Cl COOH है, ठीक है। एक है CH2F COOH और एक है CH2Br COOH, ठीक है। तो कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा? आपको क्या लगता है? F वाला, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो वो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को, क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद इसका, और सबसे कम किसका होगा? ब्रोमीन वाला। तो ऐसे आपस में भी आप कंपैरिजन कर सकते हो हेलोजन का, ठीक है। तो लिख लो सबसे ज़्यादा क्या होगा? CH2F वाले का होगा। ये इस तरीके से है ना। इसका सबसे कम होगा। अच्छा, ये फिर गलत लग गया यार। ये सब एसिडिक स्ट्रेंथ वाले हैं। तो इसमें भी आपको क्या देखना है? कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कौन सा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। सो देखो ये क्या होता है? CH3 है, मतलब ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। COH है तो ये तो सिंपल है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ही होता है। और NO2 क्या होता है? ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा क्या होगा? एसिडिक होगा, क्योंकि इसमें COH के साथ क्या है? NO2 है। NO2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा। उसके बाद ये होगा, और सबसे कम एसिडिक कौन सा होगा? ये। तो वो सबसे मैक्सिमम एसिडिक है और ये सबसे कम। सो इस तरीके से देखना आ जाएगा ना आपको क्या ढूंढना है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है। अब बहुत इजी टॉपिक बचे हैं, इसके बाद छोटे छोटे टॉपिक हैं, ठीक है। तो लिख लो फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, बहुत इजी है, कुछ भी टफ नहीं है उसमें। देखो एसिटिक एसिड से वाटर निकालना है, एनहाइड्राइड मतलब उसमें से पानी निकल गया है, वाटर निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसको हीट करना पड़ेगा। और अगर हीट तो करेंगे, साथ में हम कोई ऐसा रिएजेंट यूज़ करेंगे जो डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होता है, वो तो होता ही है, वो तो बुक में लिखा है। उसके अलावा आपको कुछ पता है? H2SO4 हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। H2SO4 क्या है? इट इज़ अ डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट। इससे पहले वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था। तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं? H2SO4 के साथ हीट करेंगे हम किसको? कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो हमको क्या मिलेगा? एनहाइड्रस, जो भी एनहाइड्राइड मिल जाएगा, ठीक है। सो कोई भी एक एनहाइड्राइड ले लो, और क्या यूज़ करेंगे हम? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। आप इसकी जगह P2O5 भी यूज़ कर सकते हो, वो भी एक डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होता है, ठीक है। सो आप P2O5 यूज़ करो या फिर H2SO4 यूज़ करो। वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो और इन दोनों को क्या कर दो?
कनेक्ट कर दो तो आपको मिल जाएगा। बना लीजिए, खुद से बना लेंगे, बना लीजिए। बस वाटर तो या तो H2SO4 यूज़ करो या फिर इसकी जगह और भी लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो, P2O5 भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एस्टरिफिकेशन। शायद ये हमने अल्कोहल में भी पढ़ा था कि एस्टरिफिकेशन, हाँ 10th में भी पढ़ रहे थे। और फिर अभी जब अल्कोहल पढ़ा था ना, अल्कोहल फिनॉल ईथर, तब भी हमने एस्टरिफिकेशन पढ़ा था क्या? क्यों नहीं आता? एस्टरिफिकेशन लिख लो, क्या होता है? तो चलो इतना पढ़े हो ना, चलो मैकेनिज्म भी बता दो। इसका मैकेनिज्म इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसका मैकेनिज्म इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें भी होता है ना, क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल ही अलग होगा। वाटर मॉलिक्यूल अलग करना है तो हमको क्या लगाना पड़ेगा वहाँ पर? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का प्रेजेंस ज़रूरी है, ठीक है। सो RCOH रिएक्शन सिंपल वाला लिख देते हैं पहले तो। ठीक है, यहाँ से H2O निकाल दो। यहाँ से ऐसा निकलता है। तो ये क्या बन गया? एस्टर और साथ में वाटर। इसमें क्या यूज़ करेंगे? अच्छा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ना, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज़ करना है हमको, ठीक है। पर इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है इसका मैकेनिज्म? आपकी बुक में सारे मैकेनिज्म नहीं दिए रहते हैं, कुछ कुछ ही मैकेनिज्म दिए रहते हैं, उनको अच्छे से पढ़ लिया करो जितने भी मैकेनिज्म हो। हाँ, मैकेनिज्म इम्पॉर्टेंट होते हैं, कुछ ही सारे के नहीं दिए रहते हैं ना। जैसे हमने अल्कोहल में पढ़ा तो ऑक्सीडेशन वगैरह का था, उसमें प्रोटोनेशन करते हैं और कुछ कुछ था ना अल्कोहल का, याद है? हाँ, तो उसको रिवाइज किया करो बार बार। तो चलो लिखो मैकेनिज्म, हेडिंग डालेंगे इसका मैकेनिज्म। ध्यान से देखेंगे। हाँ, स्टेप 1 है प्रोटोनेशन। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोटोनेशन होगा। क्या होगा इसमें? ये जो है, इस ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है, वो अपना लोन पेयर इस हाइड्रोजन को दे देगा। तो क्या बनेगा? कुछ गेसिंग क्या हो सकता है यहाँ पर? O पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर H आके जुड़ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया तो O पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये बन गया। पर ये O पे पॉजिटिव चार्ज इज नॉट ए स्टेबल वन, तो फिर क्या करेगा ये ऑक्सीजन? क्या करेगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसके पास भी लोन पेयर है, ठीक है, तो ये अपना लोन पेयर क्या कर देगा? यहाँ पर डोनेट करेगा। पर उससे पहले दूसरा स्टेप होगा, उसको सेकेंड स्टेप में देखेंगे, पहले ये लिख लो। तो ये हो गया हमारा स्टेप 1। लिख लिए? स्टेप 2 में होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। स्टेप 2 है
अब देखो ये क्या बन गया, मेरा एक कैटायन बन गया है ना। अब इसमें कोई न्यूक्लियोफाइल क्या कर सकता है, इसमें अटैक कर सकता है। सो न्यूक्लियोफाइल पे मेरे पास क्या है, अल्कोहल है। सो इस पे आके अल्कोहल क्या करेगा, अटैक करेगा। ये जो ऑक्सीजन है इस पे क्या है, 2 लोन पेयर है, तो ये अपना लोन पेयर किसको देगा, इस कार्बन को दे सकता है, ठीक है कि नहीं। तो अब कार्बन को इसने लोन पेयर दे दिए, तो इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसको मैं R डैश ले लेती हूँ, ठीक है, अल्कोहल को, ताकि डिफ्रेंशिएट कर सके। तो मैंने इसको R डैश ले लिया। इसको बोलते हैं हम लोग टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, है ना। आपकी बुक में लिखा है, इसका नाम क्या लिखा है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, ठीक। अब थर्ड स्टेप होता है, स्टेप नंबर 3, प्रोटॉन ट्रांसफर। स्टेप 3 लिखो, प्रोटॉन ट्रांसफर। सो प्रोटॉन ट्रांसफर कैसे होगा, स्टेप 3 में ये वाला जो हाइड्रोजन है ना वो इसको चला जाएगा, ठीक। तो कैसे जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन कौन ले लिया, ये ले लिया, तो ये H+ बन गया। ये H+ कहाँ चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा। तो अब इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके पास क्या होगा, लोन पेयर हुआ होगा, इस लोन पेयर को इसने दिया होगा इसको, तो इसी वजह से ये इसके पास आके अटैच हो गया। सो यहाँ पर प्रोटॉन ट्रांसफर होगा और स्टेप का बनेगा, ठीक है। ये मिल गया मुझे प्रोटॉन ट्रांसफर से। यहाँ पर था प्रोटॉन ट्रांसफर। अब स्टेप नंबर कौन सा है, 4, है ना। अब यहाँ पर होगा रिमूवल ऑफ वाटर। सो वाटर रिमूव कर दो। इसको ये लेके चला गया, तो ये वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया, अलग हो गया। अब देखो क्या होगा इसके बाद, अब ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेके चला गया है, तो यहाँ पर इसके पास क्या है अभी, लोन पेयर। तो ये अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, ताकि इस कार्बन का जो है इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। सो -H2O हुआ, अब हम बहुत करीब आ चुके हैं एस्टर बनने के, ठीक। वो H2O निकल गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों आया, समझ में आया ना, उसने अपने लोन पेयर यहाँ दे दिए हैं। तो यहाँ पर जो बॉन्ड है, अब क्या होगा, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो कौन ले लेगा, ये ले लेगा। तो अब हमारे पास क्या बन गया, ये देखो एस्टर बन गया, ठीक है। घूम घूम के बना दिया फाइनली एस्टर। तो यहाँ पर H+ का रिमूवल हो रहा है ना, तो यहाँ पर -H+ लिख लेना। प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा 2-4 बार। अच्छा, बाकी के रिएक्शन में ऐसे ही बता दो, आप लिख लेंगे घर जाके, इम्पॉर्टेंट है ना। अगला है रिएक्शन विद PCl5 PCl3 SOCl2, इसको मैं ऐसे ही बता रही हूँ। एक्चुअली ये जो मेथड है ना, ये मेथड जो है एसाइल क्लोराइड बनाने का मेथड है, तो लिख दो वहाँ पर, क्या अपनी बुक में ही लिख दो, फॉर्मेशन ऑफ एसाइल क्लोराइड, ठीक है। आप मेथड नंबर 3 से क्या बना सकते हैं, कोई एसिड क्लोराइड बना सकते हैं,
कैसे बनाएंगे, उसमें कौन कौन सी रिएजेंट यूज़ करते हैं, PCl5, PCl3 और SOCl2। इन तीनों में से कोई भी एक रिएजेंट का यूज़ करके हम क्या बना सकते हैं, एसिड क्लोराइड बना सकते हैं। पर इसमें से जो बेस्ट मेथड है वो कौन सा है, लास्ट वाला। अगर हम एसिड का रिएक्शन किससे कराएं, SOCl, तो क्या क्या बनता है, एक तो एसिड क्लोराइड बनता है और SO2 और HCl बनता है। अब SO2 भी गैस है और HCl भी गैस है, तो ये क्या हो जाएंगे, स्केप हो जाएंगे मिक्सचर से, तो आपका प्योरिफिकेशन क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। सो लास्ट मेथड इज प्रिफरेबल। क्लियर हो गया ये मेथड। अमोनिया से रिएक्शन में, तो अमोनिया जो है ये एमाइड बनाने का मतलब एमाइड बना सकते हैं इस रिएक्शन से, तो यहाँ लिख लो फॉर्मेशन ऑफ एमाइड हम इस मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, सो पहला क्या होता है, जो आप देखोगे कार्बोक्सिलिक एसिड जो है अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा, अमोनियम एसीटेट बनाएगा, आप उसको गर्म करो, वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा और क्या बन जाएगा, एसिटामाइड। ठीक है, सो ये तीनों रिएक्शन पढ़ लेना आप, बेंजोइक एसिड का, डाईबेंजोइक, जो बेंजीन डाइओइक एसिड है, वो तीनों रिएक्शंस आप पढ़ लेना। ठीक है, तीनों में पहले क्या बनेगा, एक अमोनियम सॉल्ट बनेगा। ठीक है, उसका फिर आप क्या कराओगे, वाटर मॉलिक्यूल को अलग कराओगे। ठीक है, तो एमाइड बन जाएगा इससे। अच्छा, ये थैलीमिड भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, थैलीमिड कैसे बनाते हैं आता है, दिख रहा है ना। अब रिडक्शन है, रिडक्शन भी बहुत इजी है, मैं सीधा डीकार्बोक्सिलेशन ही पढ़ाऊंगी आपको। रिडक्शन में क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था कि एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करा दो तो क्या मिल जाएगा, एल्कोहल। ठीक है ना, पर इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम इसमें कौन सा कैटलिस्ट या कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं। तो क्या करते हैं हम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या डाइबोरेन यूज़ करते हैं, उसके अलावा और कुछ यूज़ नहीं कर सकते। ईथर तो वो है, सॉल्वेंट है। ठीक है, और उसके बाद उसका क्या कराते हैं, सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमको एल्कोहल मिल जाएगा। सो सिर्फ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या डाइबोरेन ही यूज़ करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोग पहले वाले ऑक्सीडेशन में एल्डिहाइड में वो भी पढ़े थे ना, सोडियम वाला रिड्यूसिंग एजेंट है ना, वो नहीं होगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, इसको मैं लिखवा देती हूँ क्योंकि इसमें कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस होता है, वो हम पढ़ चुके हैं वैसे 11th क्लास में। ठीक है, लिख लो, इसी को लिख लो, डीकार्बोक्सिलेशन। बाकी को अपनी कॉपी में खुद से लिख लेना। मतलब इसमें क्या होगा, CO2 गैस निकलेगी। ठीक है, जो हम, ठीक है, इसमें जो भी हम लेंगे ना, इसमें जनरली हम लेते हैं एसिड सॉल्ट लेते हैं। एसिड सॉल्ट को से क्या निकालना है हमको, CO2 निकालना है ना। डीकार्बोक्सिलेट का मतलब यही होता है। सो आप लोग लिख लो, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूविंग ऑफ CO2 फ्रॉम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लिख लो, रिमूविंग ऑफ CO2 फ्रॉम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। समझ में आ गया। तो हमको CO2 निकालना है। अब CO2 निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है सोडा लाइम यूज़ करके। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, सोडा लाइम का यूज़ करेंगे। अब सोडा लाइम क्या होता है भाई, NaOH प्लस CaO को क्या बोलेंगे, सोडा लाइम। दूसरा जो मेथड है वो है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। इन दोनों ही मेथड से हम क्या कर सकते हैं, CO2 निकाल सकते हैं एसिड के सॉल्ट से। तो कोई भी ले लो भाई, CH3CONA। ठीक है, एसिड सॉल्ट ले लिया, इसको कैसे बनाएंगे, अभी पढ़ा है हमने ये बनाने का मेथड, प्लस Na है ना। आप एसिटिक एसिड का रिएक्शन Na से करा दो, यही मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको बनाना बहुत इजी है, सच कोई टफ नहीं। इसका हम रिएक्शन किससे कराएंगे, NaOH और CaO, इसको और हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाता है। ठीक है, ये पूरा हट जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, हट जाएगा, इसकी जगह हाइड्रोजन लग जाएगा, तो CH4 और बनता है Na2CO3। इसको और हीट करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। तो ये तो हो गया पहला मेथड। अब दूसरा है कोल्बे का। सो इलेक्ट्रोलिसिस है। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब क्या होगा, वहाँ पर एक आप इस तरीके से एक कंटेनर लोगे, उसमें क्या लगाओगे, 2 इलेक्ट्रोड लगाओगे,
एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा। रब कर देती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, इसमें लेते हैं हम लोग कोई भी सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और वाटर लेंगे। ठीक है, सो ये प्लस है, ये माइनस है, ये क्या होगा एनोड और ये कैथोड। ठीक, इसमें क्या मिला हुआ है एसिड सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक, अब इस बीकर के अंदर कौन कौन से आयन होंगे भाई, क्या क्या आयन होंगे? एक तो होगा एसिटेट आयन, है ना, क्या क्या होगा CH3COO माइनस आयन, Na+ होगा और वाटर भी होगा H+ और OH-, पर उनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन्हीं का ही होगा। ठीक है, अब एनोड पे क्या होता है? एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, पढ़े हैं हम लोग। सो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा CH3COO- आयन का ऑक्सीडेशन होगा, तो हमको क्या मिलेगा CO2 गैस और एल्केन मिलता है। ठीक है, अब इसमें देखो एक जो कार्बन है कम है, जो एल्केन मिला है उसमें एसिटिक एसिड था हमारा, एसिटिक एसिड से क्या मिला है मीथेन मिला है। ठीक है, नहीं सॉरी इसमें 2 होता है यार C2H6। इस कोलबे में हम लोग पढ़े थे ना कि हमेशा इवन नंबर वाले एल्केन मिलते हैं, है ना। सो कोलबे रिएक्शन से हमेशा इवन नंबर वाले ही क्या मिलेंगे एल्केन मिलेंगे। ठीक है, कैथोड पे क्या होगा रिडक्शन, तो Na का रिडक्शन कराओ। सो पहले जो Na है ना वो क्या करेगा, 2 Na है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे गेन करेंगे और क्या बना लेंगे सोडियम। ठीक है, अब इसमें वाटर भी प्रेजेंट है तो ये वाटर के साथ रिएक्ट कर लेंगे और क्या बना लेंगे ठीक, और H2 गैस लिबरेट होगी। तो कैथोड पे कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको HVZ बोलते हैं। इसको भी मैं ऐसे ही बता रही हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है पर इसको बहुत अच्छे से लिखना। हेल-वोल्हर्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन, इसमें क्या होता है ना, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए तभी ये रिएक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा भी है कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग एन अल्फा हाइड्रोजन, तो ऐसे कार्बोक्सिलिक जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है उसमें ही हम ये HVZ वाले रिएक्शन देख सकते हैं। ठीक है, इसमें इम्पॉर्टेंट है इसका रिएजेंट क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। क्या यूज़ कर रहे हैं हम, रेड फॉस्फोरस, स्मॉल अमाउंट में क्या यूज़ करते हैं, रेड फॉस्फोरस यूज़ करते हैं, और कोई भी हेलोजन। अब हेलोजन में कोई भी नहीं, सिर्फ क्लोरीन या फिर ब्रोमीन ही लेंगे हम लोग। ठीक, मैं लिख देती हूँ, आप लोग बता देती हूँ। तो कोई भी ऐसा एसिड जिसमें क्या होगा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, हमको वही लेना है। तो इस वाले एसिड में अल्फा हाइड्रोजन है क्योंकि अल्फा कार्बन है उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, तो इसका हम रिएक्शन कराते हैं X2 प्लस रेड फॉस्फोरस, और स्मॉल अमाउंट में ही हमको रेड फॉस्फोरस लेना है। फिर इसका क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे सेकेंड स्टेप में। तो ये जो X है ना वो इस यहाँ पर जाके अटैच होगा, अल्फा हाइड्रोजन को वो क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। ठीक, तो ये हमारा बन जाएगा। क्लियर है, इसका नाम क्या होता है, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। आखिरी रिंग सब्स्टिट्यूशन, फिर खाता। हाँ क्या क्या क्या, हाँ रिंग है ना, रिंग सब्स्टिट्यूशन जो COH है, अगेन ये क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो अगर आप नाइट्रेशन कराएंगे तो नाइट्रो ग्रुप कहाँ जाएंगे, अटैच होगा मेटा पोजीशन पे। सल्फोनेशन कराएंगे तो भी क्या होगा, वो मेटा डायरेक्शन।
है ना, हेलोजनेशन कराएंगे तो भी कहाँ पर होगा, मेटा में। ठीक है, सो ये मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। हाँ, पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं। अभी तक हमने सब में पढ़ा था ना फ्रीडल क्राफ्ट, पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब इसका यूजेस आप खुद से पढ़ लेना कि कहाँ कहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। हाँ, तो बाकी ये ख़त्म हो गया है चैप्टर। हाँ, कल से एमाइन पढ़ेंगे, पर उससे पहले अगर मुझे लगता है कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट छूट गया है, बाई चांस पढ़ाते पढ़ाते कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट गया हो, कन्वर्शन छूट गया हो, तो वो मैं कन्वर्शन करा दूँगी। ठीक है, उसके बाद हम सीधा एमाइन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।